बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबटाबाद। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन। हमारा मेजर टॉपिक चल रहा था एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन फंक्शन, जिसमें 3 मेजर की प्रोसेस हैं। नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर 2 सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कस किया, इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में रीनल कार्पसल यानी ग्लोमेरुलस एंड बाउवमैन कैप्सूल इन्वॉल्व था, इसी तरह हमारे पास सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के लिए जो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व होंगे उनमें नंबर 1 हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी पीसीटी एंड नंबर 2 लूप ऑफ हेनले, यानी कि ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनले। तो इन 2 पार्ट्स का काम होगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम फिल्ट्रेट एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में बेसिकली होगा क्या कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होगी रीएब्जॉर्प्शन, इसलिए हम लोग पहले डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लूप ऑफ हेनले को। अब हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। Proximal convoluted tubule is the largest part of nephron on the basis of length. It is almost 14 millimeter in length. Proximal convoluted tubule यानी PCT not only longest part in length but also widest part. ये जो है आपके पास वाइड पार्ट भी होगा, इसका डायमीटर अप टू 60 माइक्रोमीटर। तो पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की लेंथ 14 मिलीमीटर, जबकि वर्थ यानी डायमीटर ऑलमोस्ट 60 माइक्रोमीटर। जैसे इसका नाम बता रहा है कन्वोल्यूटेड यानी क्वाइल्ड शेप का हमारे पास ये पार्ट होगा। And interestingly, internally microvilli present। जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाई होती हैं, इसी तरह पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन के लिए भी माइक्रोविलाई जो हैं ये आपके पास वो अपेंडेजेस या वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम फिल्ट्रेट। अब यहां पे जो रीएब्जॉर्प्शन होगी वो रीएब्जॉर्प्शन के लिए मेजरली 2 मैकेनिज्म होंगे। नंबर 1 रीएब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन एंड नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहां पे 2 चीजें, एक तो डिफ्यूजन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट और नंबर 2 एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीएब्जॉर्प्शन होगी। अब पीसीटी में ऑलमोस्ट इस रीजन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ऑलमोस्ट 80% ऑफ सॉल्यूट रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम फिल्ट्रेट एंड इट विल बी मोस्टली यूजफुल। याद रखें यहां पे एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है कि 80% रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
but not only useful, it will be mostly useful. Mostly useful में like glucose, like amino acid, hormones, vitamins, water, minerals, etc. But the certain amount of urea also reabsorbed from PCT again into blood. ये बात याद रखनी है कि certain amount of also urea reabsorbed again into blood. But the majorly absorption of useful material. अब ये रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है? रीअब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म की जब बात करते हैं तो हमारे स्टूडेंट शायद ऐसा समझते हैं कि भाई ये जो पीसीटी है इस पे ब्लड वेसल्स हैं, डायरेक्ट पीसीटी से निकल के ब्लड वेसल में सॉल्यूट इंटर हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो मेरे भाई बात ऐसी नहीं होती। रीअब्जॉर्प्शन होती कैसे है? क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं, यानी यहां पे ये जो पूरा पेरिटिब्यूलर नेटवर्क है कैपिलरीज का, तो ये रीअब्जॉर्ब करती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जरा हम लोग इसकी डिटेल पे जाएंगे कि ये रीअब्जॉर्प्शन होती कैसे है। तो अब हम लोगों ने सपोज किया इस स्केच में कि ये हमारे पास जो है ये सेल है पीसीटी का, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सेल है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल की इस तरफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की ल्यूमेन है, जिसके अंदर हमारे पास मौजूद है फिल्ट्रेट विच कंटेनिंग बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। यानी कि जिसको मैंने लिखा नंबर 1, जिसको मैंने मार्क किया नंबर 1, ये नंबर 1 आपके पास है ल्यूमेन ऑफ पीसीटी। नंबर 1 इज द ल्यूमेन ऑफ पीसीटी। जिसको मैंने लिखा 2, ये आपके पास पीसीटी की जो ट्यूब्यूल है इसके हमारे पास सेल्स हैं, ये है नंबर 2। ये नंबर 2 के बाद हमारे पास जहां पे पेरिटिब्यूलर स्पेस है जिसको मैंने मार्क किया नंबर 3 या इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो ये आपके पास ल्यूमेन जहां पे फिल्ट्रेट मौजूद है, ये आपके पास पेरिटिब्यूलर पीसीटी सेल जिसके आगे माइक्रोविल्ला है, और नंबर 3 ये आपके पास है पेरिटिब्यूलर स्पेस, या तो इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये नंबर 4 जिसको मार्क किया, तो नंबर 4 मीन ब्लड वेसल्स, नंबर 4 मीन कैपिलरीज। तो ये आपके पास है कैपिलरीज। तो अब होगा क्या कि जब बाउमैन कैप्सूल से फिल्ट्रेट बन के आया, 125 मिलीलीटर पर मिनट जो फिल्ट्रेट बना था, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। अब वो फिल्ट्रेट रिसीव करेगा पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इंटरनली कंटेन माइक्रोविल्लाई। यहां पे हमारे पास ये इसकी अपेंडिजेस जो है इसको कहेंगे माइक्रोविल्लाई, या माइक्रोविल्लाई का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये माइक्रोविल्लाई को दूसरा नाम होता है हमारे पास ब्रश बॉर्डर। माइक्रोविल्लाई या ब्रश बॉर्डर, चूंकि ये आपके पास अपेंडिजेस लाइक एज द हेयर ऑफ ब्रश है। अब यहां पे ये फिल्ट्रेट मौजूद है ल्यूमेन में। ये नंबर 2 आपके पास पीसीटी सेल है। नंबर 3 यहां पे स्पेस है बिटवीन पीसीटी एंड ब्लड वेसल यानी कैपिलरी, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे सपोज करें सोडियम को, तो सोडियम रिप्रेजेंट टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक आयंस लाइक पोटेशियम, लाइक कैल्शियम, लाइक अदर क्लोराइड आयंस एक्सेट्रा। ये पोटेशियम जो है इंटरस्टिशियल, ये ल्यूमेन में से जो यूरिन है, जो आपके पास फिल्ट्रेट है, इसमें इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी तो ये डिफ्यूज्ड होगा टूवर्ड्स सेल्स ऑफ पीसीटी। पीसीटी की माइक्रोविल्ला इसको एब्जॉर्ब करेंगी। ये जो पीसीटी एब्जॉर्ब करेंगी,
इस एब्जॉर्प्शन के बाद ये सेल पीसीटी सेल्स में से ट्रांसफर होगा एक्टिवली या रिमूव किया जाएगा इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल स्पेस। यहां पे इस सोडियम को रिमूव करने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होगा। वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम। यहां से 3 सोडियम को ये आउट करेगा, 2 पोटेशियम को इन करेगा। तो पोटेशियम को रिमूव करेगा, पोटेशियम को मूव करेगा इनटू पेरिटिब्यूलर सेल्स, या जो आपके पास जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल, और सोडियम को रिमूव आउट करेगा टुवर्ड्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ग्रेजुअली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जब सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो सोडियम डिफ्यूज्ड होगा इनटू कैपिलरी, जो कि पेरिटिब्यूलर वेसल है, जिसको हमने कहा नंबर 4। तो ये आपके पास पेरिटिब्यूलर वेसल्स में जिस तरह सोडियम, इसी तरह बाकी आयंस भी, लाइक क्लोराइड आयन, लाइक जो है हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन वगैरह भी इसी तरह मूव करेंगे। लेकिन यह बात याद रखनी है कि ऐसा नहीं होता कि यार यहां से डायरेक्ट निकल कर ब्लड वेसल में एंटर, बल्कि पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये कैपिलरी स्पोर्स के जरिए एब्जॉर्ब किए जाएंगे, डिफ्यूज्ड हो गए इनटू कैपिलरीज। सिमिलरली अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर जस्ट ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करेगा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की ल्यूमेन में से वाटर की ऑस्मोसिस होगी इनटू द सेल। वाटर जो हमारे पास ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं, इनमें ऑस्मोसिस होगी। इन सेलों से डायरेक्ट इसकी ऑस्मोसिस होगी टुवर्ड्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डायरेक्ट ऑस्मोसिस होगी इसकी इनटू कैपिलरीज। तो वाटर की टोटली पैसिव मूवमेंट होगी, यानी थ्रू ऑस्मोसिस। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग चीज है हमारे पास ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के साथ सर्टेन अमाउंट ऑफ सोडियम भी होती है, लेकिन हम मिक्स नहीं करते। यहां पे ग्लूकोज रिप्रेजेंट टू द ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड, हार्मोन्स एंड विटामिन्स। यहां पे हमारे पास ग्लूकोज को इनटेक करने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होगी। ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है, ये आपके पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होगी, जिसके थ्रू ग्लूकोज का एक्टिवली इनटेक होगा। ग्लूकोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू पीसीटी सेल। पीसीटी सेल में ग्लूकोज अमाइनो एसिड का जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा। यहां पीसीटी सेल से कैरियर प्रोटीन ग्लूकोज का लेवल जूं राइज होता जाएगा पीसीटी सेल में, तो कैरियर प्रोटीन इसका इफ्लक्स करेंगी, यानी रिमूव करेंगी फ्रॉम पीसीटी सेल, और पीसीटी सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इसकी डिफ्यूजन होगी इनटू कैपिलरी या पेरिटिब्यूलर वेसल कैपिलरी। तो ये वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी फ्रॉम पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। सिमिलरली लूप ऑफ हेनले से जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो आपके पास लूप ऑफ हेनले की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसमें वो लिम जो ऊपर से नीचे आ रही है उसका नाम होगा डिसेंडिंग लूप या डिसेंडिंग लिम। जो यहां से वापस ऊपर जा रही है उसका नाम होगा असेंडिंग लिम या असेंडिंग लूप। अब हमारे पास डिसेंडिंग लिम का एक स्पेशल कैरेक्टर है। डिसेंडिंग लिम इज परमिएबल फॉर वाटर मूवमेंट because of presence of water channel or water carrying protein known as aquaporine। यहां पे जो आपके पास डिसेंडिंग लेग है, इस डिसेंडिंग लेग में परमिबिलिटी ऑफ वाटर होगी बिकॉज ऑफ वाटर चैनल प्रोटीन्स, जिसको कहते हैं एक्वापोरिन। एक्वापोरिन की बहुत सारी टाइप है, यहां पे होगी एक्वापोरिन टाइप 1। जबकि डिसेंडिंग लेग के बाद
एसेंडिंग लैम्प की जब हम लोग बात करेंगे तो एसेंडिंग लैम्प को अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो इसकी थिकनेस ज्यादा है। इसकी थिकनेस की वजह से एसेंडिंग लेग इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। ये आपने याद रखना है ताकि आगे हम लोग बात को समझ सकें। तो डिसेंडिंग लेग इज परमिएबल फॉर वाटर व्हाइल एसेंडिंग लेग इज इम्परमिएबल ऑफ वाटर। अब हमारे पास यहां से डिसेंडिंग लेग से सिंपल लैंग्वेज में तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, लेकिन ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होगी अभी हम लोग बात करते हैं। और एसेंडिंग लेग से जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो आपके पास होगी मिनरल्स की, आयंस की, सोडियम की, क्लोराइड और कैल्शियम आयंस की, पोटेशियम आयंस की। अब ये होगा कैसे? ये जो रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लूप ऑफ हेनली से होता है, इसके लिए मैकेनिज्म को कहा जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो मैकेनिज्म है वो क्या है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर के आपके पास यहां पे 2 से 3 मीनिंग है। सबसे पहली बात यह है कि यहां पे जो फिल्ट्रेट की मूवमेंट है वो दोनों लेग्स में एक दूसरे के काउंटर है, यानी अपोजिट है। यहां से फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लेग में मूव कर रहा है डाउनवर्ड, यहां से फिल्ट्रेट असेंडिंग लेग में मूव कर रहा है अपवर्ड। तो पहली वजह तो यह है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर में जो काउंटर है वर्ड वो आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट इन बोथ लेग्स ऑफ लूप ऑफ हेनली, कि ये डाउनवर्ड जबकि इसका काउंटर यानी इसके अपोजिट अपवर्ड। दूसरी बात, यहां पे जो लेग्स हैं और उनके ऊपर मौजूद प्रेजेंट ब्लड वेसल्स जो हमने पढ़ी थी वैसा रेक्टा के नाम से। तो आपको याद होना चाहिए हमने कहा था यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ यूरिन फ्लो और डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? जैसे यहां से डिसेंडिंग लेग में आप देखें, डिसेंडिंग लेग में तो यूरिन टॉप टू बॉटम जा रही है, यानी कि आपके पास डिसेंडिंग मूव कर रही है, और इस लेग में असेंडिंग है। जबकि यहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायरेक्शन है यूं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और वैन बना रही हैं। अब हमारे पास जब यूं मूव करके फाइनली वैन बना रही हैं तो इसलिए आप देखें तो फिल्ट्रेट यानी कि यूरिन अपवर्ड आ रही है जबकि ब्लड इस ब्लड वेसल में डाउन जा रहा है, यानी इनकी फिल्ट्रेट और ब्लड की भी आपस में काउंटर मूवमेंट है। यह भी इंटरेस्टिंग बात है। और यहां पे देखें फिल्ट्रेट यानी यूरिन डाउनवर्ड आ रही है जबकि ब्लड जो है वो अपवर्ड जा रहा है। तो यहां पे भी न सिर्फ लूप ऑफ हेनली के लिम्स में काउंटर मूवमेंट है बल्कि लिम्स और ब्लड वेसल के दरमियान भी जो मूवमेंट है वो एक दूसरे के क्या है? काउंटर है, यानी अपोजिट है, यानी रिवर्स है। अब हमारे पास यहां पे काउंटर करंट मल्टीप्लायर को समझने के लिए हमें जो है वो ऑस्मोलैरिटी को जरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन होती है उसको मेजर किया जाता है ऑस्मोलैरिटी यूनिट में। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर को समझने के लिए जो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लेग ने फिल्ट्रेट यानी यूरिन रिसीव की वो डाइल्यूट है, उसकी ऑस्मोलैरिटी है जस्ट ओनली 300 यूनिट्स। उसकी ऑस्मोलैरिटी है जस्ट ओनली 300 यूनिट्स। ये आपके पास जो है ये डाइल्यूट यूरिन है या डाइल्यूट फिल्ट्रेट है। अब जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि डिसेंडिंग लेग इज परमिएबल फॉर वाटर, तो अब एक तो ये डाइल्यूट है और दूसरा परमेबिलिटी भी है। तो डाइल्यूट मीन हायर कंसेंट्रेशन इनसाइड द ल्यूमेन, हाई कंसेंट्रेशन इनसाइड द लूप ऑफ हेनले ऑफ वाटर। यहां पे वाटर कंसेंट्रेशन हाई है जिसकी वजह से वाटर लोअर कंसेंट्रेशन यानी आउटवर्ड मूव करेगा। जब वाटर
की परमेबिलिटी भी है और वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा भी है, तो ऑटोमेटिकली वाटर पैसिवली मूव करेगा आउटवर्ड। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जो वाटर डाउनवर्ड मूव करता जाएगा, तो इसमें चूंकि सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन यानी वाटर कम होता जाएगा। जैसे यहां पे ये डाइल्यूट था, 300 यूनिट इसकी ऑस्मोलैरिटी थी, तो जो ही इससे वाटर निकलता जाएगा तो रिमेनिंग सोल्यूशन ल्यूमेन में जो हमारे पास होगा वो कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 600 यूनिट तक बढ़ गई। फिर ग्रेजुअली जो जो वाटर मूव करेगा, वाटर इससे रिमूव होता जाएगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी 600 से 900 और 900 से 1200 यूनिट्स तक पहुंच जाएगी। ये इस बात को बताता है कि 300 osmolarity represent to the dilute solution while the 1200 osmolarities represent to the concentrated solution inside the lumen. अब डिसेंडिंग लेग के अलोंग चूंकि वाटर की रिमूवल हो रही है, और ऐसा नहीं है कि वाटर डायरेक्ट ब्लड वेसल में डिफ्यूज हो रहा है, नहीं, अभी वो बात नहीं आई। होगा क्या कि वाटर रिमूव हो रहा है इन टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम। ये जो वाटर यहां से रिमूव हो रहा है, ये वाटर रिमूव होता जाएगा, और वाटर के रिमूवल की वजह से ल्यूमेन का जो यूरिन है, ल्यूमेन का जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेटेड, जबकि इसके बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये जो है वो आपके पास है नंबर 1 ल्यूमेन, ये नंबर 1 है ल्यूमेन, ये नहीं, ये इस साइड पे नंबर 1 ल्यूमेन डिसेंडिंग लेग की। फिर उसके बाद यहां पे नंबर 2 है इंटरस्टिशियल स्पेस, ये है नंबर 2 इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो आपके पास क्या हुआ, बढ़ता गया। अब हुआ क्या कि हमारे पास यहां पे जब वाटर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी इंटरस्टिशियम में, और इंटरनली यूरिन कंसंट्रेटेड हो गई, तो अब जब ये असेंडिंग लेग की तरफ मूव करेगा, तो असेंडिंग लेग तो वाटर के लिए ऑलरेडी इम्परमिएबल है, तो असेंडिंग लेग से होगा क्या कि एक्टिवली रिमूवल ऑफ आयंस होगा, लाइक सोडियम क्लोराइड आयंस, कैल्शियम पोटेशियम आयंस, ये जो है वो मूव करेंगे। जब ये आयंस बाहर मूव करते जाएंगे, तो जो जो आयंस बाहर मूव करते जाएंगे, तो अगेन जो ल्यूमेन है उसमें अगेन यूरिन डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगी। देखें, डाइल्यूट या यूरिन दो चीजों पे, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड दो चीजों पे बेस्ड करती है। एक तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड होगा वाटर के रिमूवल से, दूसरा डाइल्यूट होगा बाय रिमूवल ऑफ आयंस। तो यहां पे हमारे पास जब आयंस रिमूव हुए तो इसकी ऑस्मोलैरिटी अगेन जो है वो कंसंट्रेशन कम हो गई, और ये आपके पास फॉर एग्जांपल लेस कंसंट्रेटेड है, जिसको मैंने लिखा 1000 यूनिट्स, क्योंकि यहां से आयंस रिमूव हो गए। जब आयंस रिमूव हुए तो इंटरनली जो सोल्यूशन था वो आपके पास इसके मुकाबले में लेस कंसंट्रेटेड है, यानी 1000 यूनिट। अब दोबारा जब कंटिन्यूसली असेंडिंग लेग के अलोंग आयंस का रिमूवल होगा तो 700, देन 400 और फाइनली 100 तक इसका ऑस्मोलैरिटी पहुंच जाएगी, यानी कि 100 मीन हाईली डाइल्यूट, ये आपके पास क्या होगी, हाईली डाइल्यूट। अब आप देखें तो हमारे पास जो है इधर से टॉप टू बॉटम क्या था, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, यहां पे देखें कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट। तो डिसेंडिंग लेग के अलोंग जो जब यूरिन का मूवमेंट हो रहा है तो वो आपके पास डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, जबकि असेंडिंग लेग में कंसंट्रेटेड से अगेन डाइल्यूट। तो यहां पे कंसंट्रेशन बेस पे भी एक दूसरे के साथ काउंटर है कि नहीं। अब हमारे पास न सिर्फ यहां पे काउंटर है, बल्कि एक और इंटरेस्टिंग चीज कि जब आयंस बाहर को रिमूव हुए, तो जो जो आयंस बाहर को रिमूव होते जाएंगे तो वो इंटरस्टिशियम को यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसंट्रेटेड करते जा रहे हैं।
इंटरेस्टिंग बात याद रखनी है, डिसेंडिंग लेग के अलोंग यूरिन तो कंसंट्रेटेड होती जाएगी, लेकिन इंटरस्टिशियम यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड डाइल्यूट होता जाएगा। सिमिलरली असेंडिंग लेग की अंदर ल्यूमेन में यूरिन यानी फिल्ट्रेट तो डाइल्यूट होता जाएगा ग्रेजुअली, लेकिन जो इंटरस्टिशियम है वो आपके पास क्या होती जाएगी, कंसंट्रेटेड, यानी वहां पे जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के आयंस को इंक्रीज करता जाएगा। अब ये वाटर और आयंस आ गए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब होगा क्या कि चूंकि आयंस जो है यहां पे हाई कंसंट्रेशन है ब्लड के कंपैरेटिवली, तो अगर न भी हो तो इन आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू कैपिलरीज। यहां पे इन आयंस को इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एक्टिवली क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू कैपिलरीज। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो आयंस है ये कैपिलरीज यानी कि वैसा रेक्टा की वेसल में इंटर हो गए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट के थ्रू। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि ब्लड यहां से था डाइल्यूट, लेकिन जू आपके पास इसमें आयन एब्जॉर्प्शन होती जाएगी तो ये होता जाएगा कंसंट्रेटेड। क्या होता जाएगा, कंसंट्रेटेड। जरा यहां पे इंटरेस्टिंग चीज देखें निजाम खुदा कि ब्लड जब यहां से इधर जाएगा तो ब्लड जो है वो आपके पास ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस कंसंट्रेटेड है। तो जब ये आपके पास असेंडिंग लेग के पास पहुंचेगा तो चूंकि वहां पे वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन की वजह से अगेन ब्लड कंपोजिशन मेंटेन हो जाएगी। यहां पे जो ब्लड आया था वो कंसंट्रेटेड था और यहां तक जब पहुंचेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के थ्रू तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये आपके पास थी बेसिकली काउंटर करंट मल्टीप्लायर और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस थ्रू लूप ऑफ हेनले। एक चीज यहां पे बतानी जरूरी है कि यहां पे जो पीसीटी है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस पे जो ग्लूकोज की इतनी ज्यादा और अमाइनो एसिड की 80% रीअब्जॉर्प्शन होती है तो इट इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर साइट। ये याद रखना है कि ऑन पीसीटी इंसुलिन रिसेप्टर साइट्स आर प्रेजेंट which are responsible for the reabsorption of glucose from PCT. Similarly, ये जो ascending leg है इसके ऊपर aldosterone receptor sites होंगे and these aldosterone receptor sites are responsible to receive the aldosterone hormone which is responsible for the maintenance of sodium ions. तो ये बात आपने याद रखनी है। लास्ट में छोटी सी बात कर देते हैं रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन पे। रीएब्जॉर्प्शन जो है वो आपके पास जो टोटल फिल्ट्रेट हमने इससे अगली वीडियो में पढ़ा कि पर मिनट बनता है 125 मिलीलीटर पर मिनट। ये 125 में से 99.9% ऑलमोस्ट रीएब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि 124 मिलीलीटर पर मिनट रीएब्जॉर्प्शन होगी। एक मिनट में होगी 124 मिलीलीटर, यानी कि 1 मिलीलीटर सिर्फ यूरिन बनेगी पर मिनट। अब ये 124 मिलीलीटर पर मिनट है। अगर हम इस मिनट को मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ तो ये पर आवर वैल्यू आ जाएगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी यूरिन फॉर्म पर हाउ मेनी रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस पर आवर, तो 124 मल्टीप्लाई बाय 60 और जब वो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर आवर आ जाएगा। और अगर पर आवर को आप मल्टीप्लाई करें 24 के साथ, चूंकि 24 आवर मीन पर डे, तो पर डे आपके पास जो आंसर आएगा वो 180,000 मिलीलीटर। 180,000 मिलीलीटर को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करें तो 180 लीटर। तो तकरीबन 24 घंटों में जो हमारे ब्लड फिल्ट्रेशन होती है वो ऑलमोस्ट 180 मिलीलीटर होता है, 180 लीटर होता है। अब 180 लीटर तो हमारी बॉडी में है ही नहीं,
तो 180 ऑन एवरेज ब्लड हमारी बॉडी में है 5 लीटर। तो अगर आप 180 को डिवाइड करें 5 लीटर पे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बॉडी का ब्लड है वो तकरीबन 36 टाइम फिल्टर इन 24 आवर्स। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। इसी वैल्यू को सामने रखते हुए हम लोग मेडिकली ये बात डिस्कस करेंगे कि व्हाई अ डोनर इज कैपेबल टू डोनेट अ किडनी। तो चूंकि हमारी बॉडी दोनों किडनीज के साथ ऑलमोस्ट 36 टाइम पर डे ब्लड फिल्ट्रेशन करती है, इसलिए वो अगर एक किडनी को डोनेट भी कर दे तो वो फिर 18 टाइम या 15 टाइम जो है वो ब्लड फिल्ट्रेशन भी एक नॉर्मल हेल्थी लाइफ के लिए काफी है। अब अगर 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट बना था, 124 मिलीलीटर रीअब्जॉर्ब, तो 1 मिलीलीटर बिकम यूरिन। यूरिन 60 मिनट्स में तो 60 मिलीलीटर। ये अगर आप इसे 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1440 मिलीलीटर पर डे। अगर लीटर में बात करें तो 1.44 लीटर, ऑलमोस्ट 1.5 लीटर यूरिन बनती है 24 आवर्स में नॉर्मली। यहां तक था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें हम लोगों ने न सिर्फ पीसीटी बल्कि लूप ऑफ हेनली पे काउंटर करंट मल्टीप्लायर को भी डिस्कस किया। होपफुली आपने लर्न किया होगा। इसी तरह ट्यूबुलर सिक्रीशन जो इसका लास्ट स्टेप है वो भी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन को डिस्कस करके तो फिर इंशाअल्लाह अजीज आपका एक्सक्रीशन का जो मैकेनिज्म वाला सीरीज होगा वो कंप्लीट। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।